And now, without wasting time, I would like to invite the chief guest of the event, Shri Deepak Kumar Singh ji, Additional Chief Secretary, Bihar Government. मैं अभी सर को बता रहा था कि इस हॉल में जो छात्र बैठे हैं लगभग 70% छात्र ऐसे हैं जिनको बिहार सरकार के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ताकत दी गई है कि वो तकनीकी शिक्षा ले सके। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत होना चाहिए। बिहार वो पहला राज्य है जो गरीब छात्रों को भी तकनीकी और वोकेशनल शिक्षा हासिल कर सके, इसकी सामर्थ्य दे रहा है, ताकत दे रहा है। थैंक यू नीरज जी। आज के इस कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर आर.के. सिंह जी, वाइस चांसलर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, सिमेज ग्रुप के चेयरमैन श्री बसंत कुमार अग्रवाल जी, डायरेक्टर श्री नीरज जी, और यहाँ हमारे सिमेज के फैकल्टी और यहाँ पे सभी बच्चे जो सिमेज ग्रुप के इंस्टीट्यूशन से यहाँ पर आए हैं। आप लोगों का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था और हम चाहेंगे कि जिन लोगों ने भी उन प्रेजेंटेशंस पे काम किया है वो लोग उसको यहीं पर नहीं छोड़ें, बल्कि उन प्रेजेंटेशंस को थोड़ा और डेवलप करें। उसको डेवलप करने में जैसे उसमें कई सारे सुझाव जो आप लोगों ने दिए हैं या कई सारी प्रॉब्लम्स जो आप लोगों ने इंडिकेट की थी, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो या टूरिज़्म की हो, ब्रांड की हो, उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसके बारे में ऑलरेडी कोई प्रयास गवर्नमेंट के स्तर से किया गया है, लेकिन वो उनमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। तो उसको हम चाहेंगे कि उसको भी आप लोग जो लोग भी कर रहे हैं, जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, इसको भी एक प्रोजेक्ट की तरह करना चाहिए। और ये अच्छा रहेगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनसे कांटेक्ट करके, उन डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट देख के जो भी रिलेटेड स्कीम्स हैं उनको करके, और वो ऐसा नहीं है कि वो स्कीम्स जो हैं वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। हर स्कीम आती है तो उसमें कुछ नए प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर उनके हिसाब से उसमें सुधार किया जाता है। तो ये आप लोगों की स्टडी ये बेटर रहेगी और पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करेगी। एक चीज़ मैं खाली बोलना चाहूँगा कि वो ब्रांड बिहार वाले पे जिन्होंने भी किया था, तो उन्होंने जैसे बाकी स्टेट्स के ब्रांड का एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ के भी कुछ ब्रांड हैं, और ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा और सबसे पुराना ब्रांड है बिहार का, जो डेयरी प्रोडक्ट्स का ब्रांड क्या है यहाँ का, तो सुधा ब्रांड का आप लोगों ने कहीं नाम नहीं लिया। क्योंकि जैसे अमूल जब ब्रांड शुरू हुआ बहुत पहले, आज से 80 साल 70 साल पहले, तो अमूल ब्रांड की तरह ही उसी तरह से कोऑपरेटिव फेडरेशन की तर्ज पे बिहार का भी ब्रांड है सुधा, और सुधा का ब्रांड बिहार में तो खैर अवेलेबल है ही है, बिहार के बाहर यूपी और दिल्ली तक में भी ये अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि बिहार के ब्रांडिंग्स नहीं हैं। और मखाना जैसे आप लोगों ने अभी उसमें, इसीलिए मैंने कहा कि उन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ के कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको अब जीआई टैगिंग भी मिल गई है, जैसे मखाना को। तो जीआई टैगिंग मिलने के बाद आप अपने उस प्रोजेक्ट को, आप अपने इस प्रोडक्ट को आप एक ब्रांड नेम के साथ आप एक्सक्लूसिवली लॉन्च कर सकते हैं। सर, इनका बच्चों का जो आइडिया था, जो इन्होंने हमसे शेयर किया था, वो ये था कि जो बिहार के बुनकर हैं, कारीगर हैं, उनके लिए एक ब्रांड बना दें जिनका सबका प्रोडक्ट उस ब्रांड में बिके, जैसे विश्वा बांग्ला है। हाँ, नहीं, एक्चुअली उसके भी ब्रांड हैं, क्योंकि जैसे पता नहीं बच्चे जो दिल्ली गए होंगे, तो दिल्ली में ये जो रोड है जिस पे सारे स्टेट के एम्पोरियम्स हैं, कनॉट प्लेस के पास, वहाँ पे बिहार का भी एम्पोरियम था, जो अभी अनफॉर्चुनेटली कुछ दिनों से ठीक से नहीं चल रहा है। तो हैं ब्रांड्स, मैं इनको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको इनकरेज कर रहा हूँ कि आप लोग अपने साथ साथ इसको, जो पर्टिकुलर जिसने भी जिस फील्ड में काम किया है उस फील्ड को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर करेगा। दूसरा, वाइस चांसलर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, आपको अपना गोल सेटिंग करने का। तो ये गोल सेटिंग करने का ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको अपने अंदर से प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि अगर आप अपना गोल, अपनी कैपेबिलिटी को इवैल्यूएट किए बिना इतना हाई सेट कर लेते हैं, तो ये डेफिनेट है कि आप डिप्रेशन में रहेंगे हमेशा, क्योंकि आपके लिए वो अचीव करना डिफ़िकल्ट होगा। गोल को हाई जरूर सेट करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हर आदमी की कैपेबिलिटी अलग लेवल की होती है और अलग अलग फील्ड में होती है।
तो भले ही आप लोग सारे लोग कोई बीबीए में या बीसीए में भी हों, लेकिन इनमें भी अलग अलग फील्ड्स में हर आदमी की कैपेबिलिटी होती है या उसकी लाइकिंग होती है। तो उसी हिसाब से आप लोगों को अपने अपने गोल सेट करने चाहिए और उस गोल के लिए प्रयास करना चाहिए। तीसरी बात जो उन्होंने कही स्ट्रेस के बारे में, वो बहुत ज़रूरी है। आदमी को हम इतनी जो भी मेहनत करते हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने आए हैं, अच्छे मार्क्स पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्यों कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, आप अपने परिवार वालों को खुश रखें। तो अल्टीमेटली आदमी पैसे के लिए या स्टेटस के लिए नहीं कोशिश करता है, ये सभी मीन्स हैं टू गेट द एंड विच इज़ अल्टीमेटली हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस का मैं एक हैप्पीनेस कैसे मिलती है, हैप्पीनेस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके ऊपर बहुत बड़े डिस्कोर्स हो सकते हैं, बट मैं केवल एक बात कहता हूँ जो मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ और जो मुझे लगता है कि खुशी पाने के लिए आदमी को करना चाहिए। वो ये है कि हैप्पीनेस का सबसे बड़ा मंत्र ये है कि आदमी को आज में जीना चाहिए। जो आज आपका लक्ष्य है, जो आज आप कर रहे हैं, केवल उसमें जीना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने पास्ट को हमेशा याद करते रहेंगे, पास्ट में कुछ घटनाएं आपके साथ होंगी, कुछ कमियां होंगी, कुछ दुर्घटनाएं हुई होंगी, तो जो भी पास्ट बीत गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते आप। इसलिए उस पास्ट को याद करके दुखी होने का कोई फ़ायदा नहीं है। और उसी तरह से जो कल लिखा हुआ है उसको भी कोई नहीं जानता है, ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं कि कल क्या लिखा हुआ है या इसके अगले मोमेंट में क्या लिखा हुआ है। इसलिए उसके लिए भी सोच के परेशान कभी नहीं होना चाहिए कि ये अगर ऐसा होगा मेरे साथ तब हम क्या करेंगे। तो इसलिए खुशी का सबसे बड़ा मूल मंत्र ये है कि आपको केवल आज और इस मोमेंट, जिस मोमेंट में आज हैं, इस मोमेंट में जीना चाहिए। इस मोमेंट में आपका जो कर्तव्य है, इस मोमेंट में आपको जो करना चाहिए, इस मोमेंट में आपको अपने गोल के प्रति जो स्टेप लेना चाहिए, केवल उसी को ध्यान में रखिए और उसी के लिए कोशिश करते रहिए। न तो बीते हुए कल के बारे में सोचिए और न आने वाले कल के बारे में सोच के परेशान होइए। तो ये तीसरी चीज़ जो एक मैं हमेशा कहता हूँ जब भी मैं स्टूडेंट्स या यंग लोगों को एड्रेस करता हूँ, वो ये है कि आप अपनी पढ़ाई, अपने कैरियर, उन सब चीज़ों पर ध्यान देने के साथ साथ अपने हेल्थ पे भी ज़रूर ध्यान दें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है और आजकल मैं ज़्यादा देखता हूँ, धीरे धीरे एक समय था जब हम लोग छोटे थे तो एक अंडरस्टैंडिंग थी कि 40 के बाद कुछ लाइफ स्टाइल डिजीज़ डेवलप करती हैं, लेकिन अब वो थ्रेशोल्ड लेवल बहुत नीचे आ गया है। अब वो 25-26 ईयर्स की एज में वो लाइफ स्टाइल डिजीज़ डेवलप कर जाती हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जितनी हमारी डिजीज़ से हम सफ़र करते हैं उनमें से 60 to 70% डिजीज़ केवल लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं। डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, फैटी लीवर हो गए, जो केवल हमारे खान पान के तरीके और हमारे डेली रूटीन पर डिपेंड करता है। यानी अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक से रखें, इस पर भी बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, आज उतना समय नहीं है। मैं केवल 3 चीज़ें आपको बताऊंगा, जो 3 चीज़ें याद रखिएगा, ये आपकी 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा या आपके फ्यूचर में आने वाली लाइफ स्टाइल डिजीज़ को एटलीस्ट 50% प्रिवेंट कर देगा। नंबर 1 है सफिशिएंट अमाउंट में पानी पीना। ये बहुत छोटी सी बात है, हम सब जानते हैं और छोटे क्लास से पढ़ते आए हैं कि हमारी बॉडी में 70% पानी होता है, लेकिन फिर भी हम उस पानी को रिप्लेनिश करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो पर डे ऑन एन एवरेज 4 to 5 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। और उसके पीने का तरीका ये है कि हर 1 घंटे पे 1 गिलास से 1.5 गिलास पानी पीना चाहिए, न कि एक ही बार 1 लीटर पानी पी लेना चाहिए। एक्सेप्ट सुबह के टाइम में हम एक साथ ज़्यादा पानी पीते हैं, इसलिए कि रात में सोने के समय 7-8 घंटे हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि 7 घंटे की नींद ज़रूर लेना चाहिए। अगर एक बार में संभव नहीं हो पढ़ाई के प्रेशर के कारण, तो उसको तोड़ के ही सही, लेकिन 7 आवर्स की स्लीप ज़रूर लेनी चाहिए। और तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अब लाइफ स्टाइल डिजीज़ में
ये जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन सब के अलावा भी जो एक और चीज़ें जो बहुत यंग एज में डेवलप कर जाती हैं वो हैं स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो इसलिए तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि बैठते समय, चलते समय और खड़े होने में अपने बॉडी का पोस्चर ज़रूर आप ठीक रखें। बॉडी पोस्चर का सिंपल सी चीज़ है कि आपकी जो स्पाइन है वो इरेक्ट होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर आप याद रखते हैं तो आपकी 50% से ज़्यादा जो लाइफ स्टाइल डिजीजेज जिनसे आप सफ़र करते हैं, क्योंकि आप सोचिए कि इतनी मेहनत करके आप ये कोशिश करते हैं कि हम अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ें, अच्छी डिग्री लें, अच्छी नौकरी पाएं, और जब तक आपके नौकरी पाने का समय आता है, आपके पास पैसे होते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सकें, तब ये समय आता है कि आपको वैसी डिजीजेज आ जाती हैं कि ना आप ढंग से खा सकते हैं, ना आप अपने उसको एंजॉय कर सकते हैं पैसे को। इसलिए अगर वो करना है तो अपने मेंटल हैप्पीनेस के साथ साथ जो मैंने पहले बताया, अपने बॉडी को भी आपको ठीक रखना है। तो ये 2 चीज़ें हैं। अंत में फिर यही कहूँगा कि जिन लोगों ने भी प्रोजेक्ट्स पे काम किए हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से काम किए हैं। बिहार का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, ये बहुत दिनों से एक लंबी चर्चा का विषय है। केवल एक दिन के एक सेशन में हम इसके बारे में नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कई उसके एस्पेक्ट हैं। कुछ इकोनॉमिक एस्पेक्ट हैं उसके, कुछ बिहार का ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है कि बिहार का लोकेशन कहाँ है पूरी कंट्री में, सी कोस्ट से कितना दूरी है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ का साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है, जो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर, और एक जो फैक्टर है वो ये है जो आपने अपने प्रेजेंटेशन में पहले दिखाया कि हमारी कंट्री जो है वो जोग्राफिकल एरिया, हमारा स्टेट जो है जोग्राफिकल एरिया में कम होने के बावजूद पॉपुलेशन में नंबर 2 है। हो सकता है नंबर 1 हो जाए। वेस्ट बंगाल, यूपी जो है उसको भी हो सकता है कि हम अब क्रॉस कर जाएं। डेंसिटी में तो हम है ही हैं ज़्यादा। तो उसको देखते हुए यहाँ पर जो भी प्रयास होते हैं डेवलपमेंट के, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सीयर नंबर ऑफ पॉपुलेशन वो प्रयास कहीं पर दिखते नहीं हैं, जो शायद किसी कम पॉपुलेशन वाले स्टेट में दिख जाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और एक रीज़न उसका साइकोलॉजी भी है कि मुझे ये लगता है कि हम लोग, मैं भी बिहार का ही रहने वाला हूँ, हम लोग बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के एफर्ट पे अपने आप को डिपेंडेंट मानते हैं। हर चीज़ में हमें लगता है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। अगर जब आप नौकरी करेंगे, बाहर जाएंगे, हो सकता है आपने अभी दूसरे स्टेट्स नहीं देखे हों, जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि दूसरे स्टेट्स में गवर्नमेंट स्कीम्स पर या गवर्नमेंट के किसी स्टेप्स पर इतनी डिपेंडेंसी नहीं होती है। ये एक रीज़न है। रोल मॉडल्स की कमी है हमारे पास, जिसको देख के ऐसे आदमी के रोल मॉडल्स की कमी है जिनको हम देखें जो मेहनत के बल पर आगे बढ़े हों। ये इन सब की कमी है। हिस्ट्री की बातें छोड़ दीजिए, आज से 50 साल पहले क्या हुआ था, 70 साल पहले फ्रीडम मूवमेंट में क्या हुआ था, मैं करंट जनरेशन की बात कर रहा हूँ। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, ये लंबी चर्चा का विषय है, लेकिन आप लोगों ने इस टॉपिक पे काम किया, ये बहुत अच्छी बात है। आपको सोचना चाहिए, इस देश का नागरिक होने के नाते, बिहार राज्य का निवासी होने के नाते डेफिनेटली इस स्टेट का डेवलपमेंट हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। आप सभी लोगों के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सभी अपनी ज़िंदगी में अच्छा करें। धन्यवाद। जय हिंद। सर, एक प्रश्न बच्चों की तरफ से पूछ रहा हूं। आप छात्रों के बीच आए हैं और आपने अपने छात्र जीवन में जो भारत की सबसे कठिन प्रतियोगिता परीक्षा होती है, यूपीएससी की परीक्षा, जब उसको क्वालिफाई किया, वो पीरियड आपका छात्र जीवन अगर आप याद करें आज, तो आपको अपने छात्र जीवन की कौन सी बात याद आती है? किस तरह का आपका छात्र जीवन था? नहीं, देखिए, ऐसा है कि यूपीएससी जहाँ तक क्वालिफाई करने की बात है, या पहली चीज़ तो ये होता है कि जब आप बिहार से हैं तो बिहार में एक कॉमन जो यहाँ का एक पुराना जो सिस्टम रहा है, एक फ्यूडलिस्टिक सिस्टम, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था यहाँ का, उसके कारण से यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। हम कोई भी डिग्री ले लें, चाहे हम जनरल डिग्री ले लें या टेक्निकल डिग्री ले लें या प्रोफेशनल डिग्री ले लें। सेकेंडली ये होता है कि जब गवर्नमेंट जॉब की बात आती है तो नेचुरली आदमी प्रयास करता है, जो सबसे अच्छे जॉब है उसके लिए प्रयास करता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि यद्यपि घर से या हर समय एक ये कोशिश रहती है कि हाँ आईएएस की परीक्षा पास करनी चाहिए, लेकिन
मैंने अपना सेकंड लाइन, जो आदमी का एक ज़रूरी होना चाहिए कि अपना एक सेकंड ऑप्शन ज़रूर रखना चाहिए। मैंने जब ग्रेजुएशन किया था और कुछ परीक्षाएं ऐसी होती थी, मैं इलाहाबाद में पढ़ता था, जिसकी मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स थी, तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद ही उन परीक्षाओं में भी मैं अपीयर हुआ था और उन परीक्षाओं में भी मैं पास हुआ था, यद्यपि मैंने ज्वाइन नहीं किया उनको। उससे दो बातें होती है, एक तो जब आप उन परीक्षाओं को पास करते हैं तो आपका हौसला बढ़ता है, दूसरा यूपीएससी देने के साथ साथ मैंने अपनी एमफिल भी कर ली थी, नेट क्वालिफाइड था, मुझे यूजीसी का जेआरएफ मिल रहा था, और एमफिल के साथ साथ जब मैं अपनी परीक्षा दे रहा था साथ में मैंने लेक्चररशिप का भी एग्ज़ाम दिया था। उस समय मैं मध्य प्रदेश की निकली थी वैकेंसी और हमारे साथ के बहुत सारे लड़के हम लोग गए थे, मैंने रिटन भी क्वालिफाई कर लिया था। इंटरव्यू कॉल में मैं नहीं गया क्योंकि उससे पहले मुझे इधर जॉब अलॉट हो गया था। तो एक चीज़ बहुत क्लियर रहना चाहिए कि आदमी को कोशिश करना चाहिए जो भी आपका एम हो, बट अपना सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन ऑप्शन ज़रूर अपना रखना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं हो कि अगर आप वहाँ नहीं पहुँच पाए तो आप ज़िंदगी में निराश हो जाएं। थैंक यू। मैं दीपक सर के लिए कुछ कहना चाहूँगी, सर का लूँगी। सर बहुत से आईएएस ऑफिसर्स से मिले हैं सर, बट जितने हम्बल आप हैं, और इसके पीछे बच्चे एक रीज़न होंगे, राज्य सरकार में आपका अप्रूवल बहुत महीनों से लंबित था। ये ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने जिस काम को 3-4 महीना लगता था, हम गए, इनको पता चला, इन्होंने 2 दिनों के अंदर उस फाइल को मूव करा करके लेटर दिलवाया। सर, हैट्स ऑफ टू यू, एंड आई वुड वांट ऑल द स्टूडेंट्स टू गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन टू बोथ द गेस्ट। और ये जो तालियां हैं ये बतानी चाहिए इनका सपोर्ट हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और सर आप ही के भरोसे पर हम लोग हैं सर। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am, and thank you so much, Deepak sir. Thank you so much. Thank you so much, students. प्रतीक चिन्ह देकर, मोमेंटो देकर इन्हें सिमेज की तरफ से एक प्रतीक चिन्ह दिया जाए, यादगार चिन्ह। तो मैं डायरेक्टर सर से आग्रह करूँ, बढ़ाकर सिमेज की तरफ से सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां एवरीबॉडी। और बिहार ज्ञान की भूमि है, बुद्धा की ज़मीन है, और प्रतीक चिन्ह के रूप में बुद्धा, गौतम बुद्धा की एक तस्वीर। थैंक यू सो मच सर। और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर प्रोफेसर आर के सिंह जी को भी सर को दुशाला देकर सम्मानित किया जाए। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से हमारे लिए समय निकाला, हमारे छात्रों की हौसला अफजाई की। इट मीन्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। और एक बार जोरदार तालियां दोनों अतिथियों के लिए ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड जिस तरह का बिजी शेड्यूल इनका होता है, उसमें से समय निकाल पाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत आभारी हैं सर। थैंक यू सो मच। अगले कार्यक्रम में हम ज़रूर आपसे दोबारा मिलेंगे। और थैंक यू।